ठीक है भाई, यहाँ तक की तो बात, ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही थी कि भाई एरे के हर एलिमेंट में ऐड कर दो 4 बाइट। देखो टाइप के बारे में मैं दोबारा बता दूं अनस, एरे है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि एरे की टाइप क्या है, डी वर्ड है, बाइट है, वर्ड है, क्या है, डी वर्ड है। तो डी वर्ड के बारे में आप जानते हैं कि जनाब इसमें इसका मतलब होता है 4 बाइट। तो अगर यहाँ पर मैं सिर्फ ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि भाई मूव ई एक्स कॉमा टाइप ऑफ एरे, टाइप एरे, तो टाइप क्या लेके आएगा कि जनाब इस एलिमेंट, ये पूरा एरे कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। यानी इसका मतलब ये है कि इसके हर एलिमेंट के दरमियान 4 4 बाइट का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर ईएसआई के बारे में हम क्या कह रहे थे कि ईएसआई क्या के अंदर ऑफसेट यानी एड्रेस स्टोर करवा दिया है एरे का, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ एलिमेंट उसका एड्रेस जो है वो अपने पास पिक कर लिया, ठीक है। और उसको हमने स्टैक में भी स्टोर करवा दिया, क्यों, क्योंकि एरे को प्रिंट होने के बाद हमें हर एलिमेंट यानी यूजर से जो इनपुट लेंगे उस इनपुट को हर एलिमेंट से क्या करना है, मैच करवाना है। तो एरे को यहाँ से चेक करवाते हुए चलना है ना, तो इसकी वैल्यू हमने स्टैक में पहले से सेव करके रख दी। तो अब यहाँ पर टाइप का क्या क्या मतलब है कि ESI का मतलब ये ऐड कर दो ESI में टाइप ऑफ एरे का मतलब ये है कि ये इस टाइप, ये एरे की टाइप क्या है 4 बाइट। तो हर ESI के ESI क्या कहता है, पॉइंट कर रहा है हर एलिमेंट को। तो वो जब दूसरे एलिमेंट पे जाएगा ना, तो चार बाइट का जो है वो डिफरेंस जो है वो रखते हुए जाएगा, यानी 4 बाइट एक्सटेंड करते हुए दूसरे पॉइंटर पे पहुंचेगा। फिर इसी तरीके से इसको पॉइंट करेगा, इनको पॉइंट करेगा। तो एलिमेंट के हर एलिमेंट के दरमियान 4 बाइट का डिफरेंस है। ये कौन लेके आ रहा है, टाइप की वैल्यू, बाइट कौन लेके आ रहा है, टाइप लेके आ रहा है। ये सिंपल ये बताता है इन शॉर्ट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट इन एन एरे। या अगर हम एरे की बात करते हैं तो इसके हर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ बाइट का डिफरेंस है। क्लियर? अच्छा भाई, तो नेक्स्ट करते हैं। हमने कहा कि भाई अब मूव कर जाए, प्रिंट हो जाए ना जब पहला एलिमेंट, देन उसके बाद दूसरे पॉइंटर पे मूव हो जाए, स्पेस आ जाए, स्पेस के बाद दूसरे एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हमने ESI को ये असाइन किया। ESI 4 से एक्सटेंड होके फिर दूसरे एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। अब अगली चीज क्या है, फिर उसके बाद हमने कहा कि लूप घूम जाए, और लेबल क्या बनाया था, डिस्प्ले। तो वापस लूप घूम जाए डिस्प्ले में, और देन कॉल CRLF। अभी हम सिर्फ अपने इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे पास एरे प्रिंट होके आ रहा है या नहीं। तो जनाब यहाँ पे देखिए, द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज, वही एलिमेंट है जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं, ठीक है, 10 5 7 9 11 और 15। यहाँ तक के तो ये वाला काम हो गया, एरे प्रिंट करवाना है। अब हमें नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, एक यूजर से इनपुट लेना है, आइदर कोई भी नंबर यूजर से इनपुट ले लेंगे इंटीजर का, और वो इनपुट जो है वो वेरीफाई करेगा कि क्या वो इनपुट इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास मैसेज आ जाए कि भाई जनाब सर्चिंग वैल्यू इज फाउंड और नॉट फाउंड। कॉल CRLF। अब देखो, अब एरे तो प्रिंट हो गया। अब जब आप यूजर से इनपुट लेंगे तो जनाब एरे के आखिरी वैल्यू से करवाएंगे, नहीं, हमें वापस ESI की पहली वैल्यू को उठाना है। अब इसका तरीकेकार ये है, दो तरीकेकार हैं कि आपने जब यहाँ पे पुश किया है तो आप यहाँ पर पॉप कर लो। तो पॉप पहले आप क्या करोगे, ECX करोगे, जो भी सेकंड यानी टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू वो वापस ECX में आ गई, और जनाब पॉप कर दिया ESI। अब जब ये वाली वैल्यू पॉप हो गई तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन सी वैल्यू बची, ESI की वैल्यू बची जो हमने पुश करवाई थी। तो वापस हमने ESI में पुश करवा ली। तो यानी ये वो जो वैल्यू जो हमारे काम की थी वो वापस हमने अपने अपने रजिस्टर्स में मूव करवा ली, ठीक है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या था वो भी देख लो भाई। मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख दूंगा भले से,
जो इंस्ट्रक्शन समझ में आए कर लेना। आप दोबारा यहाँ पे लिख दो मूव ESI कॉमा ऑफसेट एरे। तो ये क्या पिक करेगा, फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो उठा के इसमें पॉइंट कर देगा, जबकि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमने वापस स्टैक में पुश करवा लिया था। आप या तो ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखो, देन उसके बाद वापस ECX की वैल्यू भी चाहिए तो आप यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन लिख दो दोबारा से, मूव ECX कॉमा लेंथ ऑफ किसके जनाब, एरे के। अब या तो आप पुश पॉप करके, अगर आपने पुश करवाई है तो आप ये दो इंस्ट्रक्शन लिखोगे, नहीं तो आप दोबारा से ये वाला काम कर दोगे, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये वाली इंस्ट्रक्शन को भी यूज कर सकते हो। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद भाई पहले तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक के मामला क्लियर जा रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है। अब क्या होगा भाई, हमने वापस पुश और पॉप दोनों वैल्यू जो है वो करवा ली। अब अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, हमने एक लेबल लगाया कंपेयर का, ठीक है। और जनाब यहाँ पर मूव EBX में ESI प्रोवाइड कर दिया। अबे यार ये क्या चक्कर है, ये कौन है? अच्छा अभी लैब जो है वो हमारी हो सकता है 1:15 तक के एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि लैब नंबर 8 मुझे कवर करवानी है, प्रोसीजर है, 1-2 एग्जाम्पल है उसकी, वो देखकर फिर हम वाइंड अप करेंगे लैब नंबर 8 को। सर 1:10 पे खुतबा होता है सर, नमाज निकल जाएगी आज। हाँ मुझे पता है, लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें। वैसे मैं कोशिश करूँगा 1 बजे तक के वाइंड अप हो जाए, इसलिए जो है ना मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहा। अच्छा तो EBX के अंदर अब ये हमारे पास क्या है, हमने कंपेयर करवाना है ना कि हर एलिमेंट को यूजर के इनपुट से। तो हमने पहला एलिमेंट उठाया एरे का और उसका एड्रेस EBX में स्टोर करवा दिया, सही है। क्यों EBX में इसलिए स्टोर करवाया, क्योंकि जो यूजर इनपुट आएगा वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, EAX में। अगर हम यहाँ पे भी EAX ले लेंगे तो मसला हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एरे का पहला एलिमेंट उठा लिया इसमें EBX में, और उसके बाद कंपेयर करवाया CMP। अच्छा एक चीज मैं इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गया भाई, यहाँ पे एरे हमारा आ गया था ना, कॉल CRLF, ये एरे प्रिंट हो गया था, हमें यूजर्स में से भी तो इनपुट लेना था। तो मूव EDX कॉमा मैसेज नंबर 2, मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज नंबर 2 कॉल राइट स्ट्रिंग, और जनाब यूजर से इनपुट कॉल रीड डेसिमल, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, सही है। अब जब यूजर से इनपुट आया जनाब वो कहाँ पे जाएगा, वो EAX में जाएगा। तो इसलिए कंपेयर जो यूजर इनपुट है वो EAX में मौजूद है और उसको कंपेयर करेंगे एरे की पहली वैल्यू से, ESI। तो अब यहाँ पे हमने जो पॉप करवाया था वो क्या थी, एरे की फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस, वो हमने EBX में स्टोर करवा दिया और उसको कंपेयर करवा लिया। अब क्या होगा, हमने यहाँ पर जंप व्हेन इक्वल, ये कौन सा जंप है, जंप व्हेन इक्वल टू का जंप है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक और लेबल बनाएंगे फाउंड के नाम से, और यहाँ पर जाकर हमने थोड़ा नीचे जाकर हमने फाउंड के नाम से एक लेबल बना लिया यहाँ पर। अगर जंप इक्वल हुआ तो जनाब वो इस लेवल पे आ जाएगा, वरना क्या होगा, वरना वाली कंडीशन भी तो देंगे ना। तो अब इसको ESI यानी ऐड करवा देंगे, ESI वो वाली इंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ किसके, एरे। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है जनाब, कि अब अगर पहली वैल्यू यूजर की इनपुट यानी इनपुट से अगर मैच नहीं करी, इक्वल नहीं है, तो जनाब ये
पॉइंट कर देगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है ना, नेक्स्ट इंडेक्स पे। और जनाब लूप घूम जाएगा कंपेयर पे, फिर दोबारा इसको कंपेयर करेगा। अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद ESI में नेक्स्ट ऑफ वैल्यू आ जाएगी एरे की, जो कि EBX में जाएगी, और फिर EBX यूजर इनपुट से कंपेयर होगा। अगर इक्वल हुआ तो ठीक, वरना फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। ये चीज, ये लॉजिक समझ में आई भाई सबको? फिर उसके बाद लूप, अगर अब यहां पर लूप के बाद वाली इंस्ट्रक्शन हमने क्या दी कि भाई मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज नंबर 4, मैसेज नंबर 4, कि अगर कंपेयर नहीं, अगर कंपेयर हो गया तो जनाब हमारे पास क्या आएगा, मैसेज नंबर 4 जो हमने प्रोवाइड किया है। मैसेज नंबर कंपेयर नहीं हुआ तो लूप घूमेगा, अगर कंपेयर हो गया तो जनाब यहाँ पर मैसेज नंबर 4 जो भी हमने दिया है, और कॉल राइट स्ट्रिंग। और एक और हम यहाँ पर अब अनकंडीशनल जंप लगाएंगे कोइट के नाम से। अब ये कोइट फाउंड के भी नीचे हम बनाएंगे कोइट का लेबल, और उसके अंदर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये वाली दो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देंगे जो हमने एंड में दिया। अब फाउंड में काम करना है, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब फाउंड में क्या काम करना है, अगर वैल्यू फाउंड हो गई तो जनाब मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज नंबर 3 कॉल राइट स्ट्रिंग। ये हो गया हमारा कंप्लीट। पहले इसको बिल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं किया हमने। नहीं भाई, कोई एरर नहीं किया। अब इसको चला कर देखेंगे। अब जनाब एरे हमारा ये है। अब मुझे बताइए हम कौन सा इनपुट लें, कोई एक बंदा बता दे। शर्मा साहब आप बता दें। जी सर, क्या? कोई एक इनपुट बताएं, क्या यूजर से इनपुट लिया जाए? 5। तो यहाँ पर सर्चिंग वैल्यू इज फाउंड। चलें अब दोबारा। अच्छा एक चीज और, ये मैं उस दिन आप लोगों से व्हाट्सएप पे कह रहा था, ये वाला काम अक्सर हो जाता है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें एग्जिट की स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है। सही है, आप यहाँ पर एग्जिट लिख दो, तो अब जो है ये एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब यहाँ पर दूसरा इनपुट वो लेंगे जो इस एरे में मौजूद ही है, विच इज 4 और तो यहाँ पर एग्जिट कर दिया ना सर आपने? हाँ। उससे पहले इस वजह से। तो यहाँ पर सर्चिंग वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है ना। ये कंट्रोल F5 करके मैंने एग्जीक्यूट कर लिया था। आप लोग एग्जिट अपनी जगह पे लगा लेना जहाँ पे सूटेबल। यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? आफ्टर कोड मेन एंड पी के ऊपर। मेन एंड पी के ऊपर, इधर। यस। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले ली वैल्यू 20, तो सर्चिंग वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये वाला कोड भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग अपने पास चाहो तो कॉपी कर लो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। आ गया सबके पास? ठीक है। यस। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये दो टास्क जो है हमारे, जो प्रीवियस क्लास के थे, जो करने थे लेकिन मसले हो गए थे लाइट के, तो नहीं कर पाए थे। अब जनाब हमारे पास लैब नंबर 8 जो है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स। असेंबली प्रोसीजर के बारे में अभी तक हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं कि जनाब मेन प्रोसीजर होता है हमारे पास। प्रोसीजर बनता कैसे है, प्रॉक के कीवर्ड से पहले आप कुछ भी लिखो, अपने नाम से प्रोसीजर बना लो, इट्स अप टू यू, ठीक है ना।
तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में एटलीस्ट कम से कम एक प्रोसीजर जो कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है मेन के नाम से। प्रोसीजर बनाने का तरीका वही है कि आप प्रोसीजर का नाम लिखो, प्रॉक का कीवर्ड लगता है और उसी प्रोसीजर को एंड करने के लिए आप यहाँ पर एंड पी का कीवर्ड लगाते हो और उससे पहले जिस नाम से प्रोसीजर बनाया हुआ है आप वो प्रोसीजर बनाते हो। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। हम इस मेन से हटकर एक प्रोसीजर बनाते हैं। देखें, आप जब भी प्रोग्राम अपना चलाएंगे ना तो आपका प्रोसीजर बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला चलेगा, बशर्त ये है कि आप प्रोसीजर के अंदर पहली इंस्ट्रक्शन किसी और प्रोसीजर को चला दो, वो एक अलग बात है। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं एडिशन के नाम से। अब आप कुछ भी नाम दे दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि ये कोई कीवर्ड नहीं है, रिजर्व कीवर्ड नहीं है। लेकिन प्रॉक लिखना आप पे वाजिब है कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि जनाब आपने कोई एक क्या बनाया है, एक प्रोसीजर बनाने जा रहे हो जिसका नाम है एडिशन, और उसके बाद यहाँ पर एडिशन एंड पी करके आप इसको एंड करोगे। लेकिन जनाब जब आप मेन के अलावा अगर कोई भी जो है वो आप क्या प्रोसीजर बनाते हो ना, तो आपको एक कीवर्ड भी लिखना होता है रिटर्न का, मैं भी बताता हूँ उसके बारे में। मूव ई ए एक्स कॉमा, यानी हम यहाँ पे कह देते हैं एट ई ए एक्स कॉमा ई बी एक्स। अब हमें नहीं पता ई ए एक्स में क्या वैल्यू है, हमने सीधा सीधा कह दिया कि जनाब ये यहाँ पर इस मेथड का मतलब ये है, हमने एक यूजर डिफाइंड प्रोसीजर बनाया है जिसका काम है कि ई ए एक्स और ई बी एक्स की वैल्यू को ऐड करवा देना। और ये रिटर्न का कीवर्ड क्या काम करेगा ये मैं भी आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, ये अभी सुन लो वर्बली कि रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है कि जहां पर मेथड कॉल हुआ है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आपको ले जाता है। जैसे आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ से चलता है बाय डिफॉल्ट मेन से। अब मेन में जाकर आपने सबसे पहले ई ए एक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ई ए एक्स विच इज इक्वल टू 10 और मूव ई बी एक्स विच इज इक्वल टू 20। और उसके बाद जैसे अरवाइन का फंक्शन कॉल होते हैं ना, जैसे कॉल वेट मैसेज, कॉल राइट स्ट्रिंग, कॉल रीड इंटीजर, उसी तरीके से आपका ये वाला मेथड कॉल होगा, कॉल रीड, कॉल एडिशन। कॉल एडिशन के बाद सिर्फ समझाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, मूव ई सी एक्स कॉमा 5, सिर्फ समझाने के लिए कि ये रिटर्न का क्या काम करता है। अब बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले ई एक्स को 10 असाइन करेगा, ई बी एक्स को 20 असाइन करेगा। जब ये मेथड कॉल होगा ना तो डायरेक्ट चले जाएगा इस प्रोसीजर के अंदर उसकी पहली इंस्ट्रक्शन पे और ऐड करवा देगा किसको, ई एक्स की वैल्यू को ई बी एक्स के साथ और ई एक्स में स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे ये मेथड कॉल हो जाएगा। मेथड कॉल होने के बाद हम यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कॉल राइट डेसिमल। ठीक है, राइट डेसिमल, बल्कि इस इंस्ट्रक्शन की अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन दे दी ना हमने, या चाहो तो दे दो, इट्स अप टू यू, चेक करने के लिए हम कर रहे थे। तो अब क्या होगा, ई एक्स की वैल्यू को मैं ई बी एक्स की वैल्यू स्टोर करवा देगा और ई एक्स को अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद जी बिल्कुल फुरकान ऐसा ही है। और उसके बाद जब ये रिटर्न का कीवर्ड आएगा ना तो जहां से मेथड कॉल हुआ है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ले जाएगा। अब ये मेथड कॉल हो गया, इसने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर दी। जब रिटर्न का कीवर्ड आप लगाएंगे, रिटर्न का कीवर्ड कब लगेगा, जब आपका मेथड की फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो इट विल गिव दी रन टाइम एरर। सही है ना? तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसका आउटपुट चेक कर लो कि आउटपुट क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। 30 आना चाहिए क्योंकि मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये हो रहा है। पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। Not audible answer. कॉल वेट मैसेज,
मोहम्मद हुजैफा। जी सर, प्रेजेंट 8785। यार शर्मा साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद हुजैफा के नाम से है वो बंदा जो कि इंटरप्ट कर रहा है। सर मेरा नाम हुजैफा नसीर है, पूरा नाम मोहम्मद हुजैफा बिन नसीर है। अच्छा अच्छा, आईडी 8785 है। ठीक है। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 30। तो ये तो टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर चेक करना ये है, चेक ये करना है कि जनाब ये वर्किंग किस तरीके से कर रहा है। जैसे बताया कि आइदर उस तरीके से वर्किंग हो भी रही है या नहीं। तो इसको टेस्ट करने का तरीक़ेकार, आप इसको डीबग कर लो। सही है। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से पॉइंटर स्टार्ट हुआ, मेन से। अब आप क्या करेंगे कि स्टेप ओवर करेंगे, स्टेप ओवर करेंगे। EAX और EBX में वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप स्टेप ओवर नहीं करेंगे, अब आप स्टेप इनटू करेंगे, क्योंकि मेथड के अंदर उसकी डेफिनेशन को भी रीड करवाना है और चेक करना है। रीड तो करवा लेगा स्टेप ओवर से, लेकिन वो मेथड की बॉडी में नहीं लेके जाएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे पहुँचा देगा, मेथड एग्जीक्यूट कर देगा डायरेक्टली। स्टेप इनटू जब आप करेंगे तो आप देखें कि कहाँ पहुँच गया पॉइंटर। अब EAX EBX की वैल्यू असाइन हो गई थी और मेथड के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, मेथड के अकॉर्डिंग। अच्छा फुरकान क्या कह रहे हैं, सर ये ज़रूरी है मेथड में मेन प्रोसेस से ऊपर, नहीं 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 नहीं, अभी नीचे भी बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेन से होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्टेप इनटू करेंगे। अब देखें रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न के कीवर्ड के बारे में मैंने बताया था, जहाँ से आपका मेथड कॉल होता है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आपको ले जाता है। अब ये मेथड हो गया, इसने अपना काम कर दिया, यानी EAX में 30 आ गया। तो अब क्या होगा कि ये रिटर्न के कीवर्ड से आपको कहाँ ले जाएगा, जहाँ से मेथड कॉल हुआ है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ले जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट करवा के आपका आउटपुट आपको दे देगा। लेकिन जनाब अगर मैं यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखूं, ठीक है, अपने प्रोग्राम को जब मैं बिल्ड करूंगा तो बिल्ड तो सक्सेसफुली हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में फड्डे आ सकते हैं। ये आ गया अनहैंडल एक्सेप्शन, स्टैक ओवरफ्लो। मेथड को बताओ भी तो भाई, मेथड ने ब्रेक भी होना है। मेथड ने कॉल होने के बाद, कॉल हो गया उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे भी जाना है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, इट्स अप टू यू। अब इसी मेथड को यहाँ से कट करके आ, 2 मिनट दीजिएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। तो अब यहाँ पर इसको पहले बिल्ड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं लिखा, अब यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड लिखना है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास उसी तरीके से आएगा। अब से फर्क क्या होगा, मेन से स्टार्ट होगा, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये यहाँ पर चले जाएगा, बॉडी को रन कर देगा, रिटर्न कर जाएगा कहाँ पर, जहाँ से मेथड कॉल हुआ है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, और जनाब वेट मैसेज। यहाँ तक के मामला क्लियर है? एक दफा एक्नॉलेज कर दो भाई सब लोग। अब जल्दी से मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ, देन उसके बाद फिर इसको।
अब एक से ज्यादा मेथड भी बन सकते हैं, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पर है कि यहाँ पर हमने कह दिया कि मेन प्रोसीजर। सर ऊप के कौन सा इसमें यूज होते हैं? यार ऊप के कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, ये तो हम लोग सिर्फ हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं ना, इसमें रजिस्टर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। और वाइन अगर कोई लाइब्रेरी ऐसे आ गई कि जिसने, अब देखो इफ एल्स क्या है, ये कोई ऊप की अप्रोच नहीं है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है, सही है ना। तो इसने ये हमें लाइब्रेरी ने प्रोवाइड कर दिया। अब ऊप के क्या, ये ऊप जो है वो एक अप्रोच है बेसिकली, रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस करते हुए। अब आप उस अप्रोच को यूज कर लो, अगर आपके इफ एल्स व्हाइल लूप वगैरह से हो जाती है तो ठीक, वरना ऐसे डायरेक्ट कोई इनहेरिटेंस या कोई इनकैप्सुलेशन, कोई कंस्ट्रक्टर का कोई कॉन्सेप्ट असेंबली लैंग्वेज में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, असेंबली में नहीं होता। क्योंकि देखो तुम अगर आगे जाके रिसर्च लेवल पे भी जाओगे ना, तो वहां पर आपको अपने मैकेनिज्म को चलाने के लिए ये इफ एल्स और लूप की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। सही है, यस, वो तो प्रोग्रामिंग एक है ना, नेसेसिटी। सही है। ये काम कॉल सब वन। अब इस मेथड से बाहर निकलकर मैंने सब वन के नाम से सब वन प्रॉक का एक मेथड बना लिया और रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवाने के बाद सब वन एंड पी। अब इसी प्रोसीजर को, अच्छा इसी प्रोसीजर के अंदर मैंने यहाँ पर कॉल सब टू। अब प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर को हम लोग क्या करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। अब इसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर लो। अब देखो मेन के अंदर हमने कौन सा मेथड कॉल करवाया, सब वन। ये कहाँ लेके जाएगा, ये इसके अंदर हम कौन सा मेथड टू कॉल करवा रहे हैं, सब टू। तो अब ये कहाँ पे लेके जाएगा, सब टू। और इसके अंदर हम कौन सा मेथड कॉल करवा रहे हैं, सब थ्री। तो अब ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पर इसको सब टू कर देंगे और ऊपर भी आप यहाँ पर इसको सब वन रहने दो। यहाँ पे कहाँ लेके जाएगा, सब थ्री पे। और इसके अंदर हम कोई मेथड कॉल नहीं करवा रहे, ये डायरेक्ट रिटर्न करेगा। और ये आ गई बात यहाँ पर सब थ्री की। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि मेन से बॉडी स्टार्ट होगी, मेन से बॉडी स्टार्ट होने के बाद कौन सा प्रोसीजर चलेगा, सब वन। अब ये चले जाएगा इधर, जब सब वन में जाएगा तो ये कौन से मेथड को कॉल करेगा, अभी रिटर्न नहीं इस्तेमाल हुआ है, अभी ये यहाँ से मूव कर जाएगा डायरेक्ट इस कोड में। और इस कोड में आपको दोबारा से तीसरा प्रोसीजर मिल जाएगा, सब थ्री। अभी इसका भी रिटर्न यूज नहीं हुआ है, तो ये चले जाएगा यहाँ पर। अब जब इसको रिटर्न मिलेगा तो मुझे बताइए आपका पॉइंटर कहाँ मूव करेगा, सब टू के रिटर्न पे। सब टू के रिटर्न पे। जब ये रिटर्न कॉल हो जाएगा तो मुझे बताइए आपका पॉइंटर कहाँ इंप्लीमेंट होगा, जाता जाएगा ऊपर, यहाँ पर। जब ये रिटर्न चले जाएगा तो आपके पास इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आपका पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब स्टेप इनटू, सब वन पे चले गया, स्टेप इनटू सब टू पे चले गया। अब यहाँ पे आएगा सब थ्री पे। सब थ्री पे जब ये फिनिश होने के बाद रिटर्न हुआ, तो जहां से सब थ्री कॉल हुआ था उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएगा, रिटर्न मिल गया। फिर जब ये रिटर्न इसको मिलेगा तो जहां पे सब टू खत्म हुआ था उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएगा। फिर इसी तरीके से ये इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा और आपके सामने आपका आउटपुट ये आ जाएगा। तो अब फाइनली क्या है हमारे पास, असेंबली प्रोसीजर सब रूटीन वेरी इंपॉर्टेंट इन असेंबली लैंग्वेज। एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम tend to be large in size. Program procedure are identified by the name following this name. The body procedure is described which perform and well-defined job, and the procedure indicated by the return statement.
अब यहाँ पर सिंटैक्स भी इन्होंने लिखा हुआ है, प्रोसीजर का नाम आप बनाते हैं, प्रोसीजर की बॉडी आती है और उसमें रिटर्न का कीवर्ड आप लगाते हैं। तो द प्रोसीजर इज कॉल्ड फ्रॉम द अनदर फंक्शन बाय यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन, कॉल की इंस्ट्रक्शन है और उसके बाद प्रोसीजर का नाम आता है। द कॉल इंस्ट्रक्शन शुड हैव द नेम ऑफ द प्रोसीजर, जो भी आपने जिस नेम से प्रोसीजर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल रेट एग्जाम्पल के नाम से रिटर्न की एग्जाम्पल के बारे में बताया कि भाई रिटर्न क्या कर रहा है, और यहाँ पर डायग्राम से समझाया हुआ है, ये एग्जाम्पल है इसकी। और जनाब यहाँ पर नेस्टेड प्रोसीजर जो अभी हमने एग्जाम्पल करी कि सब 1 सब 2 की, और फाइनली जो है वो एक अच्छा इन्होंने एक और एग्जाम्पल बताई हुई है, रिमेंबर द नेस्टेड लूप वी क्रिएट। आप इससे नेस्टेड लूप भी क्रिएट कर सकते हो। नेस्टेड लूप का concept, it is easy to push the outer loop counter before the entering the inner loop। अब जनाब आपको लैब एक्सरसाइज में चाहो तो ये वाला एग्जाम्पल अगर आप अभी सॉल्व कर लेते हो तो आपको सॉर्टिंग करना आ जाएगी, क्योंकि एग्जाम में सॉर्टिंग का एक क्वेश्चन बना रखा है। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कोड है आपके पास C# का, ये बबल सॉर्ट का कोड है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो मैकेनिज्म है ये स्वैपिंग का हो रहा है, ये वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, स्वैप हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ कि लैब नंबर 8 की एक्सरसाइज में सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है या फिर फाइनल में डायरेक्ट करनी है। अब जरूरी नहीं है कि फाइनल में ये वाली सॉर्टिंग आए, बबल सॉर्ट नहीं, ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है, क्योंकि बबल सॉर्ट जो है वो फिर मैं पिछले एग्जाम में दे चुका हूँ, प्रीवियस सेमेस्टर। तो जो भी दे देना फिर बता दीजिएगा एग्जाम में कौन सा आएगा। तो अब मुझे नहीं पता सिलेक्शन सॉर्ट आ जाए, इंसर्शन सॉर्ट आ जाए, तो तमाम एल्गोरिथम रेडर सेक्शन में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, बस एल्गोरिथम समझ में आना चाहिए, कोड आप लोग असेंबली में करना होगा। लेकिन ये 2 प्रोग्राम आपको करने हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे। फ्रीक्वेंसी समझ में आती है, कितनी बार आ रहा है हाँ। काउंट, जी सर। सही है। दूसरा प्रोग्राम आपको क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू सेपरेट द ऑड एंड इवन इंटीजर इन द एरे। एक एरे डिक्लेयर कर दो, वहीं डिक्लेयर कर दो, यूजर इनपुट से मैं नहीं कह रहा, करना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड कर लो, लेकिन आप सिंपल अगर एरे डिक्लेयर करके भी ये दोनों सवाल करोगे तो जनाब इट्स ओके। ठीक है, बस फिर ये 2 सवाल कर लो, फिर ये सॉर्टिंग छोड़ दो फिर, ठीक है। और ये फिर मुझे जमा करवा दो तुम लोग मंडे तक, वो संडे तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बच्चों मैं फारिया बात कर रही हूँ, नाम नामबंद मैसेज ऑफिस से। सर ये संडे तक तो नहीं, संडे को सर आपका असाइनमेंट भी है, फिर पहले भी एक लैब है और एक और असाइनमेंट भी संडे को करवाना है कोल की थ्योरी का, तो टाइम मंडे ट्यूसडे कर दो सर। सर ये मिड्स के बाद करते हैं। सर अभी मिड्स की तैयारी भी करनी है।